हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका पावर बिल में। चलिए हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा डिले है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप टेलीग्राम पर सिंपली पावरविल सर्च करना और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये देखिए पावरविल, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट में दीजिएगा। वियतनाम का कैपिटल क्या है? नाइपीतो, हनोई, पिनोमपेन है या फिर बेलग्रेड? आप इसका आंसर नीचे जरूर दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिपब्लिक डे 2021 में किस स्टेट के टैब्लू को बेस्ट रहा? तो टैब्लू मतलब झांकी, जिसे हम हिंदी में झांकी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूपी। यूपी का जो टैब्लू था वो नंबर 1 का अवार्ड लेके गया। ये देखिए, इस बार क्या था, रिपब्लिक डे परेड में 32 टैब्लू थे, मतलब झांकियां थी, जिसमें 17 तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थे। बाकी के 9 बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके थे, और 6 डिफेंस मिनिस्ट्री के थे। ठीक है, और जो यूपी का टैब्लू है, जो झांकी थी, उसकी इस बार की जो थीम थी, मतलब जिसपे वो बेस्ड था, वो था कल्चर हेरिटेज ऑफ यूपी। यानी कि जो अयोध्या, जो राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था कि कैसा बनेगा। और इसमें नंबर 2 पर त्रिपुरा रहा, नंबर 3 पर कौन रहा? उत्तराखंड का जो टैब्लू था। उत्तराखंड का जो टैब्लू था उसकी थीम थी देवभूमि। और आप ये देख सकते हो, ये उत्तराखंड का वो टैब्लू है जिसको नंबर 1 का बेस्ट रहा, और ये राम मंदिर जो बनने जा रहा है। और आप द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हो, रिपब्लिक डे परेड उत्तर प्रदेश विंस बेस्ट टैब्लू अवार्ड। और बात करें जो रेजिमेंट थी, तो उसमें जाट रेजिमेंट ने नंबर 1 का जो बेस्ट रही, और दिल्ली पुलिस बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट रहा इस बार। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 86। इंडिया की रैंक इसमें 86 है। ये देखिए, इस इंडेक्स को जो पब्लिश किया है वो किया है लोली इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इस इंडेक्स के अंदर चाइना को एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उनका जो डेटा है वो पब्लिकली बहुत ही कम है, तो उन्होंने इसमें उसको शामिल ही नहीं किया। और इसमें जो बेस्ट कंट्री रही वो रही न्यूजीलैंड, सेकंड वियतनाम। और ये जो लोली इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है जो ये रिपोर्ट निकालता है। और 98 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया है, और ब्राजील इसमें सबसे लास्ट, यानी कि सबसे खराब कंट्री रही है इसमें। और आप ये देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल, न्यूजीलैंड वियतनाम टॉप कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 86। और ये ऑफिशियली वो इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंक है 86। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि टाटा ट्रस्ट ने की है, तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ये देखिए, अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि टाटा ट्रस्ट ने की है। मतलब इसमें क्या होता है कि किस स्टेट के अंदर जस्टिस सिस्टम बेहतर है, जो कि टाइमली जस्टिस मिल पाता है और बहुत ही सही तरीके से जस्टिस किस स्टेट के अंदर सबसे बेस्ट रहता है। तो इसमें टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। चलो मैं आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए ऑफिशियल, सबसे पहले तो इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बड़े स्टेट और छोटे स्टेट। बड़े स्टेट वो जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर है, छोटे स्टेट वो जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से कम है। तो जो बड़े स्टेट हैं उनके अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 है, ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र देन तमिलनाडु, ये रहा नंबर 2, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 1 वो रहा। सबसे लास्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश। बहुत ही खराब रैंक है, ये आप देखिए, सबसे बड़ा स्टेट और जस्टिस सिस्टम ऐसा, कहीं ना कहीं यूपी को नीड है अपनी रैंक को इंप्रूव करने की। अब बात करें हम छोटे स्टेट्स के अंदर, तो इसमें त्रिपुरा टॉप पे रहा और मेघालय बॉटम रहा। आप ये याद रख लीजिएगा, आपके लिए इतना इनफ है। और जो हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने इसको भी छोटे स्टेट्स के अंदर काउंट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिप्रोसी डे, यानी कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कोड डे, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लास्ट संडे, जनवरी के एवरी ईयर जो लास्ट संडे पड़ता है उसको हम ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट सही टर्म नहीं होगा, ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट संडे ऑफ जनवरी हर साल मनाते हैं। और इस बार क्या था, 30 जनवरी को क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी।
की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। आप ये देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने दिया है वर्ल्ड लिप्रोसी डे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैंसन्स डिजीज। और ये देखिए, वर्ल्ड लिप्रोसी डे इज ऑब्जर्व ऑन द लास्ट संडे इन जनवरी एवरी ईयर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, आप उनका नाम बताइए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, के बी सुब्रमण्यम साहब। ये देखिए, हाल ही में क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को लोकसभा में पेश किया है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, यानी कि जो हमारा लास्ट ईयर गया है, यानी कि जो 2020 गया है, उसके अंदर कितना हमने स्टैटिकल डेटा रहा हमारा, जो कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज जो भी हैं, मतलब पूरे साल का इकोनॉमिक जो है सारा का सारा खर्चा, हर चीज इसके अंदर होता है। और आप कह सकते हो कि ये एक तरह से ग्राउंड वर्क होता है, जो हमारा बजट आता है उसका एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जाता है। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ईयर का, जैसे 2020 का सारा हमने स्टैटिकल डेटा ले लिया, देन हमने देख लिया कैसे क्या रहा, देन हम फिर 2021 का जो बजट होने वाला है उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इसको जो हेड करते हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, जो कि है कृष्ण मूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, ठीक है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे, तो आपने आई होप सुन ही लिया होगा कहीं ना कहीं से कि हमारी जो ग्रोथ होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में वो 11% होने वाली है। और करंट की बात करें इस ईयर में तो -7.7 होने वाली है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर है 86, यानी कि डी। ये देखिए, मतलब ये रिपोर्ट बताती है कि किस कंट्री के अंदर कितना करप्शन है, उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट हर जगह, मतलब पूरी कंट्री को ये रैंक करते हैं कि उस कंट्री के अंदर कितना करप्शन है। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि 1993 में फॉर्म हुई थी और इसके हेडक्वार्टर है वर्लिन, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है, वर्लिन। इंडिया की रैंक इसमें 86 है, और जो कि घटी है। अभी हम बात करें 2019 की, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 80, यानी कि अब 6 स्पॉट नीचे गिर गए हैं। अब ये देखिए, ऑफिशियल कटआउट उसी ट्रांसपेरेंसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। ये देखिए, इसमें टॉप किसने किया है, न्यूजीलैंड ने। इसमें क्या होता है, 100 में से स्कोर दिया जाता है कंट्री को, तो इसमें न्यूजीलैंड की रैंक है नंबर 1 टॉप, नंबर 2 डेनमार्क, मतलब दोनों की स्कोर बराबर है 88 आउट ऑफ 100, तो 1 पे रख दिया है। और टेक्निकली आप कह सकते हो इसमें 2 नंबर पे कोई भी कंट्री नहीं है, तो फिनलैंड नंबर 3। और देखिए कंट्री की रैंक, सॉरी इंडिया की रैंक है 86, स्कोर कितना रहा 40। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 31 को पीएम मोदी ने एड्रेस की है 125th एनिवर्सरी, जो कि किस मैगजीन की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रबुद्धा भारता। ये देखिए, ये एक मैगजीन है, मतलब एक जर्नल है जो कि हर साल आता है और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मॉन्क्स, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल्स, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कल्चरल थीम्स होती हैं, जो कि हर साल रिलीज होती है। बहुत ही प्रोमिनेंट मैगजीन है ये इंग्लिश में आती है। इसको जो फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद साहब, और जुलाई 1896 से ये चली आ रही है। अब देखिए कितनी ओल्ड है, तो इसलिए ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम में आने के लिए, तो आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसकी पीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही वुमेन बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इस्तोनिया। ये देखिए, हाल ही में देखो ऐसा कई कंट्रियों में हुआ है कि एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर उनकी फीमेल थी, या फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बोथ, आप बात करो बोथ पीएम और प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री की दोनों फीमेल हो, तो ये बनी है इस्तोनिया, और इनकी पीएम कौन है, काजा कलास। बात करें हम इस्तोनिया की, तो इस्तोनिया का कैपिटल है टैलिन, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इस्तोनियन, और ये जो करेंसी यूज करते हैं वो है इस्तोनियन, ठीक है। और ये यूरोपियन मेंबर का एक पार्ट है, ठीक है। ये देखिए, अब
ऑफिशियल न्यूज देख सकते हो। इस्तोनिया बिकम ओनली कंट्री टू द कंसीव फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ये काजा कलास इनकी पीएम है और ये इनकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इस्तोनिया है कहां पे। आपको मैप से समझाता हूं जो कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको याद भी रहेगा। ये देखिए, आप मैप देख सकते हो। आप देखो, ये है रसिया, ये है देखो इस्तोनिया। इस्तोनिया जिसका कैपिटल मैं आपको बता ही चुका हूं, तालिन है, और इसको बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं। ये देखो, इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 कंट्रीज को हम बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा क्योंकि ये बाल्टिक सी से लगी हुई हैं। अब बात करें तो देखो, यूएसएसआर की बात करें, देखो 1990 यानी कि दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूटा। ठीक है, और इसके टूटने के बाद 15 कंट्रीज बन के सामने आई। उनमें से ये 3 बनी थी। ठीक है, ये 3 अलग थी, बाकी की 12 कंट्रीज अलग थी। तो अब मैं बात करूं यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब बात करें रसिया, तो रसिया का कैपिटल है मॉस्को, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो। ठीक है, अब बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुप ना बैठो डिजिटल कैंपेन हाल ही में इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा एक इन्होंने कार्टून बनाया है, झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है, आप आजकल सभी लोग मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, खासकर कोविड टाइम में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट किसी का कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट हमें कुछ और मिल रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप उसमें चुप मत बैठिए, अपनी वॉइस रेज कीजिए, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री या फिर कोई भी उनकी अथॉरिटी है उनको आप कंप्लेन कीजिए। तो इसके अंदर उन्होंने यही बताया है। देखिए, इंकरेज द पीपल, डू नॉट सिट क्वाइट। अगर कोई भी आपके साथ मिसबिहेव या फिर जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया था वो प्रोडक्ट नहीं मिला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला लेदर पार्क स्टैब्लिश करेगी। तो वो किस सिटी के अंदर होगा? लखनऊ, आगरा, नोएडा या फिर कानपुर? तो इसका राइट आंसर क्या है? कानपुर। ये देखिए, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कानपुर के अंदर भी रमायपुर विलेज में होगा। इसके अंदर क्या है, 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा डायरेक्टली, यानी कि जो जॉब पाएंगे, और इनडायरेक्टली कितना होगा, यानी कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो, डायरेक्टली का मतलब होता है जो उस लेदर पार्क से डायरेक्टली काम करेंगे, और इनडायरेक्टली मतलब जो कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में जुड़ेंगे, वहां के आसपास कुछ शॉप्स खुलेंगी तो उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे 1.5 लाख जनरेट होगा। और इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होने वाली है 5,850 करोड़ की। ठीक है, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी उसकी मतलब अभी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो है अप्रॉक्स 13,000 करोड़। ठीक है, और इसको जो है अप्रूवल दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। और इसके अंदर बनाया क्या जाएगा? इसके अंदर पर्सेस, जैकेट, शूज, ये सारी चीजें बनाई जाएगी जो कि लेदर से बनती है, और फिर इनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है फ्लोट फेस्टिवल इंडिया के मतलब साउथ इंडिया के किस सिटी या फिर किस रीजन में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मदुरई। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, मदुरई में हर साल मनाया जाता है, जो कि वैगाई रिवर पे मनाया जाता है। और मदुरई कहां पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। ये एक हिंदू रिलीजन है, और हम बात करें इसकी तो ये तमिलनाडु के अंदर मदुरई पड़ता है, उसकी एक सिटी है। और तमिलनाडु के अंदर जो उसका कैपिटल है वो है चेन्नई, और इनके जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित, और इनके जो चीफ मिनिस्टर है वो है E.K. पलानी स्वामी। और आप ये देख सकते हो ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये देखिए मनाते हुए, और ये देखिए ये इनका मेन इवेंट होता है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वो ऐसी कौन सी गल्फ कंट्री बनी है जिसने फॉरेनर्स के लिए अपनी सिटीजनशिप ऑफर की है? मतलब वो अपने यहाँ फॉरेनर्स को सिटीजनशिप देंगे। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत या फिर यूएई? तो इसका राइट आंसर क्या है? यूएई। वो यूएई है। ये देखिए, यूएई ने
अभी अपनी जो पहले देखो ये होता था कि कोई भी लोग जाओ और यूएई में रहो, लेकिन वो उनको अपनी सिटीजनशिप नहीं देते थे। अभी उन्होंने अपने अंदर बहुत ही मेजर पॉलिसी शिफ्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ पे जो फॉरनर्स हैं उनको सिटीजनशिप भी ऑफर करेंगे। अगर हम बात करें यूएई की, तो देखो यूएई की जो 80% पॉपुलेशन है वो फॉरनर्स हैं, बस सिर्फ 20% पॉपुलेशन उनकी है, बाकी सब फॉरनर्स रहते हैं। यूएई की लार्जेस्ट सिटी क्या है? आबू धाबी, ठीक है। और देखो क्या होता था, यूएई एक 7 किंगडम हुआ करते थे, यानी 7 एमिरेट्स होते थे, उनको मिला के यूएई बना। उनको एक जगह इकट्ठा लाया गया और फिर यूएई जो आज हम जानते हैं वो यूएई बना, और इसका कैपिटल आबू धाबी हो गया, और यहाँ पे जो करेंसी होती है वो है दिरहम। और यूएई के अंदर भी सबसे ज्यादा जो फॉरनर्स हैं उसमें कौन रहते हैं? इंडियंस। सेकंड नंबर पाकिस्तानीज। और आप ये देख सकते हो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, यूएई न्यू फॉरेन सिटीजनशिप प्लान ट्रिगर रेयर राइट्स डिबेट। और ये शेख मोहम्मद जो वहां के हेड है यूएई के, उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को सिटीजनशिप देंगे जो कि क्या है, या तो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशलाइज किसी टैलेंट में, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स। आप हमारे यहाँ आओ, काम करो, हमें बताओ, हम आपको सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और आप हमें हेल्प करो हमारी कंट्री को ग्रोथ करने में, और आप हमारे यहाँ पे सिटीजन बन के रह सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्री का ऐसा पहला कौन सा रेलवे टर्मिनल है जो कि फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, मतलब फुल्ली एयर कंडीशनड होगा, जो कि एयरपोर्ट की तरह होगा। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ये देखिए सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बया पनहाली। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दिस राइट, एंड प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साउथ, तो इसलिए थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे इशू हो सकता है, ठीक है। ये पहला एक रेलवे टर्मिनल है जो कि फुल्ली एयर कंडीशन होगा, और ये किस तरह बनाया जा रहा है? जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है सेम उसी की तरह बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, आपके लिए इनफ है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वो कौन सी मेट्रो है जिसने यूज किया है यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने जो कोचेस होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए। तो कौन सी मेट्रो बनी है? वो मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या फिर हैदराबाद मेट्रो? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ मेट्रो। ये देखिए लखनऊ मेट्रो पहली कंट्री की ऐसी मेट्रो बनी है जो अपने जो कोचेस होते हैं उनको सैनिटाइज करेगी अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ में। और इसमें जो एक कोच हम सैनिटाइज करेंगे उसमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो 1/40 होने वाली है, जो कि नॉर्मल हम मैनुअल किसी भी कोच की सफाई करते हैं। अब बात करें लखनऊ मेट्रो की, तो लखनऊ मेट्रो के ओनर कौन है? दिल्ली मेट्रो। आप ये याद रखना, लोग अक्सर गलती कर देते हैं, उनको लगता है लखनऊ मेट्रो अलग है, लेकिन ये डीएमआरसी के अंडर आती है, ठीक है। और ठीक है, लोकल मतलब जो यूपी की कैपिटल है लखनऊ वहां पे है, और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 5 सितंबर 2017 को ये स्टैब्लिश हुई थी, मतलब चली थी पहली बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली वर्चुअल अकेडमी कहां बनने जा रही है जो कि ई स्पोर्ट के बारे में होगी? ई स्पोर्ट आपको पता है बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, आपको तो पता ही, मतलब पबजी हो गया, अभी फौजी हो गया, बहुत सारे गेम है, तो उनके लिए ई स्पोर्ट अकेडमी बननी है। तो कहाँ, मतलब कौन बना रहा है उसको? एप्पल, सैमसंग, Xiaomi या फिर एसस? तो इसका सही आंसर है एसोस। ये देखिए एसोस एक ताइवानी कंपनी है, वो इंडिया में पहली ई स्पोर्ट अकेडमी मतलब एक सेटअप स्टैब्लिश करेगी। और एसोस ये देखिए जो आरओजी आपने सुना होगा, आरओजी जो फोन आते हैं, तो आरओजी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, जो कि वर्चुअल अकेडमी है इंडिया में सेटअप होने जा रही है। और आप ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हो, एसएस टू डेवलप लोकल ई स्पोर्ट टैलेंट विद आरओजी अकेडमी इन इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। देखो श्रीमती स्मृति ईरानी कौन है? जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की और टेक्सटाइल की भी, ठीक है। स्मृति जुबिन ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को इसको इनॉग्रेट किया है। सिल्क
एक सिल्क फेयर होता है हर साल, ठीक है, 4 फरवरी, ये 4 फरवरी तक चला, 31 से लेके 4 फरवरी तक। और बात करें हम सिल्क की, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का आफ्टर चाइना। और जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो 4 वैरायटीज होती हैं सिल्क की, 4, वो चारों की चारों इंडिया के में पाई जाती हैं, जो है मलबरी, एरी, हसार और मुगा। और सिल्क में इंडिया के पास 11 जीआई टैग्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, उनके नाम दिए हुए हैं। और ये आप देख सकते हो एयर इंडिया रेडियो का ये ऑफिशियल न्यूज है। स्मृति ईरानी इनॉग्रेट 8 इंटरनेशनल सिल्क फेयर, और ये श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को आदि महोत्सव स्टार्ट हुआ है, और वो किस सिटी के अंदर स्टार्ट हुआ है? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। और आप ये देख सकते हो आदि महोत्सव स्टार्ट हुआ है दिल्ली में, दिल्ली हाट के अंदर, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। और इसको जो रन कौन करेगा इस पूरे इवेंट को? तो वो है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और आप ये देख सकते हो ऑफिशियल न्यूज, द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इज बैक विद बैंग एट दिल्ली हाट। और आप ये देख सकते हो इस तरह के कुछ नाटक किए जाते हैं वहां पे, ये हाट लगी हुई है वहां पे। और आप ये देखिए एक अनदर पिक है, आप अच्छे तरीके से इसको खूब निहारिए और देखिए और समझिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो 1 फरवरी को हमारा बजट आया है, उसके अंदर वो कौन सा सेक्टर है जिसमें एफडीआई लिमिट 49% से 74% कर दी गई है? कोल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर? तो इसका राइट आंसर है इंश्योरेंस सेक्टर। ये देखिए, देखो पहले मैं बताऊं एफडीआई होता क्या है। तो देखो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आप देख सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि देखो जब कोई फॉरेनर, कोई कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो, वो किसी इंडियन कंपनी में आके इन्वेस्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये कोई करेगा क्यों? देखो 2 तरीके होते हैं, या तो कोई भी कंपनी है वो लॉस में चल रही है, तो उसको अपना लॉस रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिएगा कैपिटल, यानी कि मनी चाहिए। तो वो क्या करेगा? अपने शेयर्स को सेल कर देगा, जिससे कि क्या होगा, वो उसके पास पैसा आ जाएगा और वो अपना काम चला लेगा। और जो उसमें इन्वेस्ट करेगा, यानी कि कोई फॉरेनर हुआ, कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसको क्या मिला? उसको इसके शेयर मिल गए, जो कि आफ्टर सम टाइम उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई, ठीक है। और यूनियन बजट जो हमारा 1 फरवरी को आया था, उसमें ये 49% तक किसी भी कंपनी में एफडीआई अलाउ थी, लेकिन इसको अब 74% कर दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, ठीक है। और हम बात करें इंश्योरेंस, मतलब जो कि इंश्योरेंस सेक्टर है, तो देखो इंडिया के अंदर सिर्फ 3.6% ऑफ जीडीपी ये सिर्फ कवर करता है इंश्योरेंस सेक्टर, जबकि वर्ल्ड का ग्लोबल एवरेज क्या होना चाहिए? 7.13। हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें इस पर काफी काम करना है। और जो इंश्योरेंस है, इसमें क्या होता था, पहले सिर्फ 26% तक ही एफडीआई अलाउ की जाती थी, लेकिन 2015 में इसको बढ़ाकर 49% कर दिया, और अभी कितना कर दिया है? 74%। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वो कौन सी आसियान कंट्री है जिसके अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या म्यांमार? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। देखो हाल ही में क्या हुआ है कि म्यांमार के अंदर वहां की जो आर्मी है, उन्होंने 1 ईयर के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने ये कहा, देखो इसका सबसे बड़ा रीजन था, वहां पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो आर्मी का ये मानना है कि जो इलेक्शन थे वो फेयर तरीके से नहीं हुए थे, उनमें कुछ धांधली हुई थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसको अभी मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्होंने बोला कि हम अभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, और अभी वहां पे टोटल मिलिट्री रूल आ चुका है। और वहां की जो स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है आंग सान सू की, उनको क्या करा है? उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। और आपको म्यांमार के बारे में और बताऊं तो 2010 में म्यांमार के अंदर पहली बार जो मिलिट्री हुंता थी, मतलब देखो ये JUNTS को हुंता पढ़ते हैं, जनता नहीं पढ़ते। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज पर जबरदस्ती अपना क्लेम लगा दे, यानी कि मिलिट्री, तो वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप करती थी। 2010 में पहली बार वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े थे, जो कि आंग सान सू की ही लेके आई थी। और बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की जो
पहले उसको जाना जाता है, उसको बर्मा के नाम से जाना जाता है। हालांकि यूएसए आज भी इसको बर्मा ही बोलता है, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बर्मा ही लिखते हैं। और म्यांमार का कैपिटल है नाइपाइतो, वहां की करेंसी है बर्माई क्यात, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी है यंगून। यंगून देखो आपने सुना होगा रंगून, तो रंगून का नाम ही चेंज करके यंगून कर दिया गया है। और बहुत फेवरेट गाना, बहुत फेमस गाना है रंगून के ऊपर, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये इनके मिलिट्री जर्नल है मिंगयान हिलाइन, सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग फॉर दिस। एंड वहां की जो पीएम है ये आंग सान सू की, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसलिए काफी कंट्री इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है, इनके जो आर्मी जनरल है कि इनको मतलब रिहा करा जाए, फिर से डेमोक्रेसी लाई जाए। अब वो तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा होता क्या है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी या केरला? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ये देखिए उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है। अब बात करें थोड़ा उड़ीसा के बारे में, तो देखिए इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं, इंडिया उन 10 कंट्रीज के अंदर आता है वर्ल्ड में जिनमें अच्छा खासा फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का, ये जो 10 कंट्री है पूरे वर्ल्ड का 67% फॉरेस्ट कवर को कवर करती है। और अब बात करें फॉरेस्ट की इंडिया में, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट के अंदर पाया जाता है? तो वो है एमपी, देन सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा और फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। और बात करें हम फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल न्यूज, मो जंगल माई उड़ीसा फॉरेस्ट, ये इसको लॉन्च करते हुए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भव्या लाल। ये देखिए भव्या लाल एक इंडियन अमेरिकन है जो कि चीफ ऑफ स्टाफ, नासा की चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट की गई है। और जो किसने किया है? एक कमेटी होती है वहां की, जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस की कमेटी ने इनको अपॉइंट किया है। और आप ये देख सकते हो ऑफिशियल, एकदम ऑफिशियल न्यूज है, ये भव्या लाल है, भव्या लाल नासा एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। अब बात करें नासा, तो नासा का फॉर्म कब हुई थी? 29 जुलाई 1958, काफी पुरानी है, आप देखिए। और इसके जो हेड है अभी वो है स्टीव जकरी जैक, ठीक है। और बात करें हम इसके हेडक्वार्टर, तो इसके हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस स्टेट ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, सॉरी यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है और इसका एम क्या है? उनका कहना है कि हमें 100% टैप्ड वाटर यानी कि पाइप्ड वाटर हर घर के अंदर जाना चाहिए। इसी के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन और नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात करें चंडीगढ़ की, तो पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और लार्जेस्ट सिटी क्या है यहाँ का? लुधियाना। यहाँ के गवर्नर है श्री बीपी सिंह बदनौर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अरविंदर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे हम किस साल सेलिब्रेट करते हैं? हर साल। तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी। ये देखिए बात करते हैं वेटलैंड होते क्या है। तो देखो वेटलैंड एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां परमानेंटली या सीजनली पानी भरा रहता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, फ्लोरा, फौना और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और उसको कंजर्व करके रखना हमारे लिए सबसे मतलब मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम हर साल वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और ये मनाते क्यों है? क्योंकि इसी साल मतलब इसी डेट को 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान के शहर। और ये रामसार जो है ईरान की उस सिटी का नाम है, जब 2 फरवरी 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। इसीलिए हम वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और बात करें वेटलैंड्स, तो देखो अभी एज ऑफ नाउ 2021 42 वेटलैंड्स है इंडिया के अंदर, जो कि एशिया में सबसे हाईएस्ट है। और देखो इसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो है 100 कार वेटलैंड जो अभी ऐड हुआ है जनवरी में, आई थिंक जनवरी में ही ऐड हुआ है। और जो कि कहां पड़ता है? लद्दाख के अंदर।
लद्दाख के अंदर पड़ता है। और इस बार की जो बैटलैंड का थीम था वो था बैटलैंड एंड वाटर। और आप ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल न्यूज, ये कन्वेंशन ऑन बैटलैंड 50 ईयर। और ये देखिए क्या बेहतरीन एकदम इनको इमेज लगाई है इन्होंने। ये आप देख सकते हो यहाँ वाटर भरा हुआ है और ये फ्लोरा फोना वेजिटेशन माइग्रेटिव बर्ड्स आती हैं जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेजोन के नए सीईओ कौन होने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? एंडी जेसी। अब बात करें अमेजोन, तो देखो अभी रिसेंटली अमेजोन के सीईओ कौन है? जेफ बेजो। जेफ बेजो जो है अभी रिसेंटली अमेजोन के सीईओ होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो नेक्स्ट होंगे वो एंडी जेसी होंगे। अब आपको पता होगा जो जेफ बेजो है वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। हालांकि 2021 में इनको जो स्पेस एक्स के फाउंडर है इलोन मस्क, उन्होंने इनको पीछे कर दिया है, अभी वो हो गए हैं। अब ये देखिए ये है जेफ बेजो और ये है एंडी जेसी जो कि नए सीईओ होने जा रहे हैं किसके? अमेजोन के। अब बात करें अमेजोन की, तो देखिए ये अमेजोन का जो फाउंडेशन है, यानी कि जो अमेजोन बना, अमेजोन हुआ 1994 में। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? सिएटल वॉशिंगटन के अंदर। फाउंडर कौन थे? जेफ बेजो। 1994 मैंने बता दिया। और देखो एक बात बताऊं, 1994 में ये बना और ये आप सोचिए 2003 में पहली बार प्रॉफिट में आई थी। ये पहली बार, आप सोचिए किसी भी एक बड़ी कंपनी को चलाना कितना लंबा काम होता है, इतना आसान नहीं होता। आप सोचिए 1994 में ये बनी और 2003 में पहली बार ये प्रॉफिट में आई थी। और मैं आपको बता दूं 1997 में यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसको लिस्ट कराया गया था। अब याद रखना। अब बात करें एंडी जेसी, तो एंडी जेसी हेड है अमेजॉन वेब सर्विस के। वेब सर्विस क्या है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने नाम सुना होगा, क्लाउड मतलब क्लाउड स्पेस के बारे में। ये वो प्रोवाइड कर, जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपको बहुत सारा डेटे के साथ डील करना है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से रेंट पे अपना डेटा देते हैं। मतलब आप ये लीजिए, हमारे यहाँ यूज करिए और हमें कुछ पे करिए उसके बदले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड। आई होप आपने सभी ने यूज किया होगा, जो गूगल भी देता है। नंबर 1 इसमें गूगल ही है। अब इसके की पीपल, मैंने जैसे बोला एंडी जेसी, जो कि अभी अमेजोन के सीईओ बनने जा रहे हैं। और इसको जो स्टार्ट हुई थी अमेजोन वेब सर्विस वो 2002 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस सिटी के अंदर बनने जा रहा है? दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ या नोएडा? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। अब बात करें एम्प्यूटी क्या होता है, तो देखो एम्प्यूटेशन एक प्रोसेस होता है, मतलब एम्प्यूटेशन एक प्रोसेस होता है मेडिकल के अंदर। जैसे सपोज करो किसी इंसान का, किसी हाथ या पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट बेकार हो गया हो, तो उस पार्ट को निकाल के नया पार्ट लगाना, मतलब ऑफकोर्स ओरिजिनल नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा, नया पार्ट लगाना, उसी प्रोसेस को हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं। और जिस इंसान के वो लगा है उसको हम एम्प्यूटी बोलेंगे। तो इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ होने वाला है? चंडीगढ़ के अंदर बनने वाला है। और इसके अंदर क्या होगा, इसका एम क्या है? टू इम्प्रूविंग एम्प्यूटेशन पेशेंट केयर, मतलब जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर और उनको ट्रेनिंग वगैरह, मतलब कैसे उसके बाद उनको सही से रहना है, उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए बनने जा रहा है। और ये देखिए दिस इज एम्प्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू लगाया गया है। और इनको क्या बोला जाएगा? एक एम्प्यूटी, इनको एम्प्यूटी बोला जाएगा। और देखिए मैंने जानबूझकर ये फोटो क्लिक की है। आप बता सकते हो ये किसकी फोटो है? तो देखिए मैं ही बता देता हूं, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा। ये वर्ल्ड की पहली लेडीज थी, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी, मतलब ये सोचिए ऐसे लेग के साथ ये जो इनका एम्प्यूटेशन लेग है, इसके साथ ये वर्ल्ड की पहली लेडीज बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और एज ऑफ नाउ 2021 ये जो वर्ल्ड की 7 हाईएस्ट पीक है, 7 कॉन्टिनेंट है, तो उनमें जो हाईएस्ट पीक है सबको क्लाइम कर चुकी हैं। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? यूपी से। एक ट्रेन एक्सीडेंट में इनका ये पैर कट गया था ट्रेन से। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट हाल ही में बहुत न्यूज में है, तो इस बुक के ऑथर कौन है, आप ये मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? दलाई लामा। अब बात करें हम इस बुक के बारे में, तो देखिए इसके जो ऑथर है वो दलाई लामा है। इसके अंदर 130 कोट्स हैं जो कि दलाई लामा द्वारा हैं।
उन्होंने इन कोट्स को लिखा है और आप इसको पढ़िए, खासकर कोविड काल में तो बहुत ही अच्छा, कैसे लोग मोटिवेट रहें, खुद को डिसिप्लिन रखें। और इसको पब्लिश किसने किया है? रेणुका सिंह ने, पेंगुइन रैंडम हाउस ने, ठीक है। और आप ये देखिए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, और ये है दलाई लामा, ये 14 दलाई लामा है। अब देखो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हुआ था। 1951 में जब चाइना ने अनेक्स कर लिया था तिब्बत को, ठीक है, तो वहां की जो सरकार थी, सॉरी तिब्बत को, वहां की जो सरकार थी वो क्या हो गया, इंडिया आ गई। और इंडिया के अंदर कहां पे आ गई? धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला के अंदर उन्होंने असाइलम ले लिया, इंडिया ने उनको असाइलम दिया। तभी से इंडिया की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो धर्मशाला से चलती है, जो कि धर्मशाला क्या है? विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का। और ये वहां पे रहती है, वहां पे रहते हैं दलाई लामा, जो कि तिब्बत के अंदर सबसे हेड, मतलब यही माने जाते हैं। और अभी ये वहीं से रह रहे हैं, तो इन्होंने ही ये बुक लिखी है, ये बुक लिखी है। और आप ये जरूर याद रखिएगा। और दलाई लामा सबसे हाईएस्ट होते हैं और इनसे नीचे होते हैं हाई लामा, आप ये भी याद रखिएगा। हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आपको चाहिए तो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।